हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन जो है वो क्या होते हैं, उनका अंतर जो था और उनकी डेफिनेशंस जो थी वो हमने डिटेल से स्टडी की थी। इसके अलावा कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण वो भी हमने देखा था। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जिनमें से 2 प्रकार हमने लास्ट सेशन में देख लिए थे। इसके लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और आज का जो वीडियो है उसमें हम इसका जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिसेल निर्माण और कोलाइडी निर्माण की जो विधियाँ होती है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरा वर्गीकरण जो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। यदि हम कहें तो इस आधार पर यह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो कौन सा होता है, बहुआण्विक कोलाइड। और जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा होता है, वृहद आणविक। और तीसरा प्रकार यदि देखें तो वो तीसरा प्रकार होता है संगुणित, जिसे हम सहचरी कोलाइड भी कह सकते हैं। अब देखिए बहुआण्विक कोलाइड जो है वो कैसे निर्मित होता है। यदि हम कहें कि जब किसी पदार्थ के कणों का आकार जो है वो कोलाइडी कणों से क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटा होता है तो यह कण जो होते हैं वो आपस में समूहित होकर कोलाइडी कणों का आकार जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा जो कोलाइड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। और वृहद आणविक कोलाइड जो है उसमें क्या होता है कि कोलाइडी कणों से भी बड़े आकार के कण जो हैं वो उचित विलायक में घुलकर अपना आकार जो है वो कोलाइडी कणों के बराबर प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा जो कोलाइड बनता है उस कोलाइड का नाम क्या होता है, वृहद आणविक होता है। और संगुणित में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अपनी कम सांद्रता पर, यानी कि उसकी कम मात्रा जब होती है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, विद्युत अपघट्य की भांति। और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो कोलाइड विलयन की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। ऐसे कोलाइड को हम क्या कहते हैं, संगुणित कोलाइड या सहचरी कोलाइड कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, बहुआण्विक, वृहद आणविक और तीसरा जो है वो संगुणित या सहचरी कोलाइड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुआण्विक कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड जैसा कि हमने कहा अभी कि पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, यानी कि कोलाइडी कणों से कम होता है, लेकिन ये एक साथ समूहित होकर कोलाइडी कण का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि कोलाइडी कणों का शेप प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड सोल, यानी कि सोने का कोलाइडी विलयन जब बनाया जाता है तो उसमें सोने के यानी कि गोल्ड के परमाणु जो होते हैं वो आपस में एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि समूहित हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, गोल्ड सोल या गोल्ड का कोलाइड बन जाता है। और दूसरा इसका प्रकार यदि हम देखें तो सल्फर का कोलाइड यदि बनाना हो तो उसमें क्या होता है कि सल्फर के S8 अणु जो होते हैं वे आपस में समूह के रूप में कोलाइडी कणों एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि समूह के रूप में एकत्रित होकर कोलाइडी कणों का आकार प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के कोलाइड जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। ओके, दूसरा प्रकार हम देखते हैं वृहद आणविक। जैसा कि हमने कहा कि बड़े अणु जो उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं ताकि उनका आकार जो है वो किन के बराबर हो जाए, कोलाइडी कणों के बराबर हो जाए। और इस प्रकार जो कोलाइड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। यानी कि इनके कणों का आकार पहले होता है कोलाइडी विलयन से बड़ा, यानी कि 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद में ये अपना आकार किसके बराबर कर लेते हैं, कोलाइडी कणों के। तो जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृहद आणविक कोलाइड। यदि हम कहें कि कुछ प्राकृतिक वृहद आणविक कोलाइड जो है वो क्या है, स्टार्च हैं, सेलुलोज है, प्रोटीन है और एंजाइम है, ये प्राकृतिक वृहद आणविक कोलाइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। और यदि हम कहें कि मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है और संश्लेषित रबर है, ये जो है वो मानव निर्मित वृहद आणविक कोलाइड होते हैं। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, मानव निर्मित कौन से हैं और प्राकृतिक कौन से हैं। ओके, उसके बाद में देखिए इसका जो तीसरा प्रकार है सहचरी यानी कि संगुणित। सहचरी और संगुणित की जैसे कि अभी परिभाषा हमने कही कि वे कोलाइड
जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन सांद्रता जब अधिक हो जाती है तो ये क्या होते हैं, संगुणित होकर कोलाइड विलयन की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सहचरी कोलाइड कहते हैं। इसके लिए देखिए हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि देखते हैं, और मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के लिए हम साबुन का एग्जाम्पल जो है वो लेकर देखते हैं। साबुन यानी कि सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट यानी कि C17H35COONA। देखिए सबसे पहले यदि हम कहें तो साबुन जो है उसका विलयन यानी कि उसकी मात्रा जब कम रहती है, यानी कि C17H35COONA सोडियम स्टीरेट यानी कि साबुन, अब इसकी मात्रा जब कम रहती है तो यह विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करने से तात्पर्य कि यह अपने आयनों में इस तरीके से टूट जाता है, इसे हम सोडियम स्टीरेट कह सकते हैं। और ये जो C17H35 बना है इसे हम क्या कहते हैं, स्टीरेट आयन कहते हैं। ओके, अब देखिए जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, ये जो स्टीरेट आयन होते हैं ये इकट्ठे होते जाते हैं, और इकट्ठे होकर सहचरी कोलाइड या मिसेल का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसकी पूरी की पूरी क्रियाविधि देखते हैं। तो मिसेल निर्माण के लिए हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, साबुन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसकी मात्रा जब कम होती है, यानी कि सांद्रता जब कम होती है, तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, कोलाइड की भांति, सॉरी विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। देखिए विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार इस तरीके से ये है, अपने आयनों में बट जाता है। एक C17H35COONA जिसे स्टीरेट आयन जो है वो कहा जाता है, और एक आता है ये। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टीरेट आयन है यानी कि C17H35 जो आयन है, इसकी यदि हम बात करें C17H35COONA, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टीरेट आयन बना, तो स्टीरेट आयन केवल और केवल क्या होता है, C17H35। ओके, और COONA यानी कि ये हो गया आपके स्टीरेट आयन। अब देखिए इस स्टीरेट आयन में जो है वो दो भाग होते हैं। पहला भाग देखिए ये, इस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन भाग। ओके, और ये जो दूसरा सिरा माइनस वाला सिरा है, इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सिरा। इसको क्या कहते हैं हम, ध्रुवीय सिरा। ओके, ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा है इसको जल विरोधी भी हम कहते हैं। जल विरोधी यानी कि जल के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और ये जो ध्रुवीय सिरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, जल स्नेही कहते हैं, यानी कि जल के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ये जो जल विरोधी सिरा है इसे हम टेल जो है वो भी कहते हैं, यानी कि पूंछ, टेल। और जो ये वाला सिरा है इसको हेड या सिर भी हम कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसके बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की दो बातें कि दो सिरे हैं, एक हाइड्रोकार्बन सिरा और दूसरा कौन सा होता है, ध्रुवीय सिरा। ओके, देखिए जिस तरीके से ये है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे ये हो गया हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जल विरोधी सिरा और टेल। तो यहाँ पर ये C17 हो गए इस तरीके से 17, और ये हो गया आपके COO माइनस। इसे हम जल स्नेही या फिर आवेशित आयन या फिर कह सकते हैं ध्रुवीय सिरा। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर ये जो बता रखा है ये इस तरीके से यहाँ पर रहता है। यह है साबुन का एक अणु है, जहाँ ये माइनस वाला सिरा क्या है, जल स्नेही है। ये वाला सिरा क्या हो गया, जल स्नेही, और ये वाला सिरा क्या हो गया, पूंछ यानी कि जल विरोधी हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा था कि स्टीरेट आयन जो है उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ये देखिए स्टीरेट आयन को मैं इस तरीके से एक बार बना रहा हूँ। ये माइनस वाला सिरा हो गया यानी कि COO माइनस। तो ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ओके, और ये वाला माइनस वाला सिरा जो है
वो क्या कहलाता है? ध्रुवीय सिरा कहलाता है। देखिए जैसा कि हम कह सकते हैं, दो भाग कौन से हो गए? एक तो भाग हो गया लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का, ये वाला, ठीक है, जिसे हम जल स्नेही जो है, सॉरी, जल विरोधी जो है वो कह सकते हैं, या फिर इसे पूंछ भी हम कह सकते हैं। ओके, ये रहा। अब दूसरा वाला सिरा जो है वो हम क्या कह सकते हैं? COO- यानी कि ध्रुवीय सिरा। और इस ध्रुवीय सिरे को हम क्या कह सकते हैं? शीर्ष। और शीर्ष के अलावा इसे हम जल रागी या फिर जल स्नेही जो है वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप जो है वो ये तीन चारों चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में आगे जो है वो हम देखते हैं कि ये जो मिसेल निर्माण होता है ये किस तरीके से होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि यह जो है कितने भाग होते हैं, इनके दो दो भाग जो है वो यहाँ पर होते हैं। और ये जो दो दो भाग होते हैं, इन दो दो भागों को हम यहाँ किस तरीके से बता सकते हैं? ये जैसे इसका साबुन का एक अणु जो है वो इस तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये साबुन का एक अणु जो है वो इस तरीके से यहाँ आता है। इस तरीके से जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह इस तरीके से समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस तरीके से समूह के रूप में गोलाकार आकृति में क्या हो जाते हैं? इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही ये गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि स्टीरेट आयन जो होते हैं, इनका जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो तो अंदर की ओर, मतलब केंद्र की ओर, और जो ध्रुवीय सिरा होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाता है। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है, जो संरचना बनती है, उस संरचना का नाम क्या होता है? मिसेल होता है। ओके, अब यहाँ हम देखिए इसे कह सकते हैं, ये देखिए जल के अंदर स्टीरेट आयन, ये वाला सिरा जो है वो जल से नहीं है इसलिए जल के अंदर है, और ये वाला सिरा जल के बाहर है यानी कि जल विरोधी है, ठीक है। लेकिन जब मिसेल निर्माण होता है तो देखिए मिसेल निर्माण में ये किस तरीके से गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होते हैं। ये देखिए गोलाकार आकृति में व्यवस्थित हो गए। ये जो माइनस वाला सिरा यानी कि COO- सिरा जो है वो क्या है? बाहर की ओर है। और जो अंदर की ओर सिरा है वो कौन सा सिरा है? हाइड्रोकार्बन सिरा है। तो इस तरीके से ये गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होकर मिसेल का निर्माण यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम मिसेल निर्माण को बता सकते हैं कि मिसेल निर्माण जब होता है तो उसमें हाइड्रोकार्बन सिरा कहाँ होता है? अंदर की ओर। और जो ध्रुवीय सिरा यानी कि जल स्नेही सिरा होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर होता है। इस तरीके से देखिए ध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर और ध्रुवीय सिरा सतह की ओर, मतलब बाहर की ओर होता है। ओके, तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो जल स्नेही और जल विरोधी सिरे हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सिरा कौन सा हुआ? जल विरोधी। और जो दूसरा ध्रुवीय सिरा है वो कौन सा हुआ? जल स्नेही सिरा। और मिसेल निर्माण में कौन सा सिरा अंदर और कौन सा सिरा बाहर रहता है, ये विशेष तौर से आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि जल स्नेही सिरा बाहर, ध्रुवीय सिरा बाहर, हाइड्रोकार्बन यानी कि जल विरोधी सिरा अंदर होता है यानी कि केंद्र की ओर होता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए मिसेल का निर्माण जो है वो एक निश्चित सांद्रता पर होता है, और इस सांद्रता का नाम क्या है? मिसेल सांद्रता या क्रांतिक मिसेल सांद्रता, CMC भी कहते हैं इसे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ओके, दूसरा जो है वो देखिए मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप पर होता है, और वो ताप जो है वो क्या कहलाता है? क्राफ्ट ताप। तो CMC और क्राफ्ट ताप जो है दोनों की डेफिनेशंस ध्यान रखेंगे। अब देखिए मिसेल का निर्माण केवल वो ही अणु करेंगे जिनमें दो सिरे होते हैं। दो सिरे का तात्पर्य है कि जल स्नेही सिरा और जल विरोधी सिरा। अगर किसी अणु में ये दोनों सिरे हैं तो वो मिसेल निर्माण बनाएगा, और अगर सिरे नहीं हैं तो वो मिसेल निर्माण की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। तो यहाँ पर ये दोनों नोट्स जो हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए ये जो साबुन की शोधन क्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है, यानी कि जब कपड़े धोए जाते हैं तो कपड़े पर जो मेल होता है वो किस तरीके से हटता है। देखिए जैसे मान लिया हम कहते हैं कि ये कपड़ा है और ये कपड़े की सतह पर कोई भी गंदगी या तेल की बूंद लगी हुई है। जब इस पर हम साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने पर क्या होता है? स्टीरेट आयन जो होते हैं वो इस तरीके से इस तेल की बूंद या चिकनाहट में आकर
जुड़ जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरा अंदर की ओर होता है और जो ऋणात्मक या ध्रुवीय सिरा होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। चूँकि चिकनाई या तेल की बूंद जो है वो जल विरोधी है, इसलिए उसकी तरफ हाइड्रोकार्बन या जल विरोधी सिरा ही आता है। ओके, और जो जल स्नेही सिरा होता है वो बाहर की ओर कांटे के समान बाहर निकला हुआ रहता है। और फिर यह है जो स्टीरेट आयन है वो धीरे 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 करके इस तेल की बूंद को इस तरीके से क्या करते हैं, घेर लेते हैं और घेर कर किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मिसेल का निर्माण कर लिया। अब बाहर जो है वो कौन सा सिरा है, जल स्नेही सिरा है, यानी कि ये वाला सिरा कौन सा है, जल स्नेही सिरा है। और अब जैसे ही इसको हम जल में यानी कि पानी में डालते हैं तो ये जो जल स्नेही सिरा होता है ये जल के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर इस तेल की बूंद या गंदगी को क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है और कपड़े की सतह जो है वो एकदम क्लीन हो जाती है। ओके, अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने कहा कि गंदे कपड़े पर मान लिया तेल की बूंद या ग्रीस लगी हुई है, तो जैसे ही जब इसको साबुन के कोलाइडी विलयन से धोया जाता है या डुबाया जाता है तो साबुन का जो जल विरोधी भाग यानी कि हाइड्रोकार्बन भाग वह तेल की बूंदों के अंदर धंस जाता है, चला जाता है, जैसा कि अभी हमने इस चित्र के थ्रू बताया था कि इस तरीके से यह अंदर चला जाता है। ओके, और जो दूसरा सिरा है यानी कि जल रागी यानी कि जल स्नेही वह बाहर की ओर इस तरीके से आप देख सकते हो निकला हुआ रहता है। ओके, उसके पश्चात क्या होता है कि ये निकला हुआ रहता है और ये है चारों तरफ से घेर कर किसका निर्माण कर लेता है, मिसेल का निर्माण। अब यह जल स्नेही जो है वो जल से क्रिया करता है और स्टीरेट आयन युक्त तेल की बूंद को क्या कर लेता है, बाहर खींच लेता है, यानी कि वो उस कपड़े से अलग हो जाती है। और इस तरीके से मिसेल बनाकर अलग हो जाती है और कपड़ा जो है वो स्वच्छ या साफ़ हो जाता है। ये देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये कपड़े की सतह पर कोई चिकनाई है। ओके, अब जैसे ही इसे साबुन के विलयन में हम डुबोते हैं यानी कि साबुन से भरे साबुन लगाते हैं तो ये जो स्टीरेट आयन होते हैं इनका ये हाइड्रोकार्बन सिरा आप देख सकते हो अंदर की ओर है। ओके, और जो जल स्नेही सिरा है यानी कि ये ध्रुवीय सिरा ये बाहर की ओर है और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये इसको घेर कर किसका निर्माण कर लेते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। और फिर जल के साथ ये वाला बाहर वाला सिरा जो है वो जल के साथ जुड़कर इस गंदगी को बाहर खींच लेता है और इस तरीके से कपड़े की सतह जो है वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से साबुन की शोधन क्रिया को हम मिसेल निर्माण की क्रिया से समझा सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। कोलाइडी विलयन की यदि हम बात करें तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी की सबसे पहले बात करते हैं। द्रव स्नेही के बारे में पिछले सेशन में हमने कहा कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को सीधे ही मिलाकर आप बना सकते हो। तो जब सीधे ही मिलाकर बना सकते हैं तो उनके लिए कोई विशिष्ट विधियों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो द्रव विरोधी होते हैं उन्हें हम सीधे नहीं मिला सकते, यानी कि सीधे मिलाकर हम नहीं बना सकते हैं। तो उनके लिए कुछ विशिष्ट विधियाँ जो है वो काम में ली जाती है। ये जो विशिष्ट विधियाँ हैं वो मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं। पहली विधि है परिक्षेपण विधि और दूसरी विधि जो है वो कौन सी है, संघनन विधि। ओके, तो परिक्षेपण विधि और संघनन विधि कब काम में ली जाती है, देखिए परिक्षेपण विधि तो कब काम में ली जाती है, जब पदार्थों का के कणों का आकार क्या रहता है, बड़ा रहता है, तो ये विधि काम में ली जाती है, यानी कि उन्हें तोड़ दिया जाता है कोलाइडी कणों के आकार में। और संघनन विधि जो है वो कब काम में ली जाती है, छोटे कणों को एक साथ समूहित करके कोलाइड बनाने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिक्षेपण विधि। देखिए परिक्षेपण विधि, जैसा कि मैंने कहा कि कोलाइड विलयन बनाने की ये विधि कब काम में आती है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है और इन्हें छोटे कणों में तोड़कर कोलाइड विलयन जो है वो बना लिया जाता है। अब इसके लिए भी यानी कि इस विधि के अंतर्गत भी कुछ विधियां हैं। सबसे पहले यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि यंत्रों के माध्यम से हम कोलाइडी कणों को तोड़ते हैं
और दूसरी विधि ब्रेडिंग आर्क यानी कि विद्युत परिक्षेपण, इसमें क्या करते हैं कि विद्युत के द्वारा कोलाइडी कण जो है वो निर्मित किए जाते हैं। और तीसरा जो है वो पेप्टिकरण विधि। तो यहाँ इन तीनों विधियों को हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि के लिए हम यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस कोलाइडी विलयन उस पदार्थ को क्या करते हैं छोटे कणों में तोड़ते हैं और तोड़कर उसे एक उपयुक्त विलायक में मिलाकर निलंबन उसका तैयार किया जाता है। और फिर क्या करते हैं उन्हें हम कोलाइडी चक्की या कोलाइडी मिल में पीसते हैं। और पीसने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ इस कोलाइडी चक्की में दो धात्विक चक्रियाँ होती है, यानी कि धातु के दो पार्ट होते हैं और ये पार्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं और ये घूमते पट्टों के सहारे से हैं, अर्थात पट्टे लगे होते हैं और पट्टों के सहारे ये जो है वो इस तरीके से घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि यह जो है कोलाइडी कणों के आकार में जो है वो बदल जाते हैं। इस तरीके से कोलाइडी कणों के आकार में पिसकर जो है वो बदल गए और ये देखिए इस तरीके से उचित कोलाइड बन जाता है। और इस विधि में हम पेंट है, रंजक पदार्थ हैं, टूथपेस्ट हैं, इस प्रकार के कोलाइड इस विधि से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस कोलाइडी चक्की का चित्र जो है वो यहाँ देखते हैं। देखिए ये देखिए ये जो है कोलाइडी चक्की का एक प्रकार से चित्र हमने लिया है। ये यहाँ पर एक घूमने वाला पट्टा होता है और ये यहाँ पर धातु की दो चक्रियाँ हैं। ये दो चक्रियाँ देखिए, ये चक्रियाँ। ओके, इन चक्रियों को हमने साइड में अलग अलग भी लिया है। देखिए यहाँ दोनों चक्रियों की घूमने की दिशा जो है वो अलग अलग है। एक इस दिशा में घूम रही है तो दूसरी इस दिशा में घूमेगी, अर्थात विपरीत दिशा में घूमेगी। और इन्हें कौन घुमाएगा? पट्टा। ये देखिए ऊपर वाली चक्री के लिए और ये नीचे वाली चक्री के लिए। तो ये पट्टे जो हैं वो इन चक्रियों को क्या करते हैं? अपोजिट दिशा में घुमाते रहते हैं। अब देखिए ये करते कैसे हैं काम। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि पदार्थ जो होते हैं उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका निलंबन तैयार किया जाता है और उन्हें इस तरीके से ऊपर से डाला जाता है। तो जैसे ही ऊपर से डाल के हैं तो यहाँ यह इन चक्रियों के माध्यम में, अर्थात यहाँ बीच में जब यह आ जाते हैं, यहाँ बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर यह है इन धातु की चक्रियों के बीच में यह है पिसते रहते हैं और छोटे हो जाते हैं और छोटे होकर इस तरीके से कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से यह कोलाइडी चक्की जो है काम करती है और हमें कोलाइडी विलयन जो है वो प्राप्त हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे इसे। दूसरी विधि जो है वो है ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि जो है वो मुख्य रूप से जो धातुएं होती है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनकी कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए एक इस तरीके का पात्र जो है वो लेते हैं, ये इस तरीके का पात्र लिया। ओके, और एक पात्र और लेते हैं ये इस तरीके से, और इन दोनों पात्रों के बीच में जो है वो क्या बढ़ दी जाती है? बर्फ़ जो है वो बढ़ दी जाती है। ओके, ये यहाँ पर क्या बढ़ दी? बर्फ़ बढ़ दी। और फिर क्या करते हैं, इस पात्र में NaOH या KOH का तनु विलयन जो है वो मिला दिया जाता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उस धातु की दो छड़ें जो है वो यहाँ पर ली जाती है। ये दो छड़ें यहाँ पर ले ली, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये छड़ें उसी धातु की होनी चाहिए जिस धातु का आप कोलाइडी विलयन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल कॉपर धातु का बना रहे हो तो दोनों छड़ें किसकी होगी? कॉपर धातु की होगी। और इन्हें सर्किट के द्वारा जोड़ देते हैं। अब दोनों धातु को यहाँ हम क्या करवाते हैं? स्पार्किंग करवाते हैं, यानी कि दोनों को टच करते हैं तो यहाँ विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत आर्क। विद्युत आर्क मतलब चिंगारी यहाँ उत्पन्न होती है। तो जैसे ये चिंगारी उत्पन्न होती है, यहाँ पर ये प्लेटें क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और यहाँ पर ये जो धातु के कण होते हैं ये वाष्प के रूप में यहाँ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वाष्प के रूप में निकलते हैं ये इस बर्फ़ के संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर इस NaOH के अंदर घुल जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो बनता है यही क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले कण संघनित होते हैं, वाष्पित होते हैं और फिर संघनित होकर यहाँ जल ये विलयन यानी कि NaOH और KOH का जो विलयन होता है उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेडिंग आर्क विधि जो है वो हम बता सकते हैं।
यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ब्रीडिंग आर्क विधि में की जाती है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यह विधि जो है वो किन के लिए प्रयुक्त की जाती है। फिर देखिए, इसके लिए जैसा कि हमने अभी कहा कि जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उस धातु की 2 छड़ें लेकर NaOH और KOH के विलयन में डुबो दी जाती है और उनके अंदर क्या करते हैं, हम विद्युत आर्क यानी कि चिनगारी उत्पन्न करते हैं। ओके, फिर देखिए, जब यहाँ पर ताप अधिक होता है तो ताप अधिक होने पर जो धातु की छड़ें होती हैं उनमें धातु वाष्प के रूप में निकलना शुरू होती है और फिर ये जो धातु वाष्प होती है ये क्या होती है, ठंडे जल यानी कि बर्फ़ के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है और कोलाइडी कणों के आकार में बदल जाती है। और फिर यहाँ हम कहें कि उचित प्रकार का जो कोलाइडी विलयन है वो यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि यह जो कोलाइडी विलयन होते हैं ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो NaOH और KOH का जो विलयन हम यहाँ ले रहे हैं यह इस कोलाइडी को स्थायित्व प्रदान करता है। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो NaOH और KOH यहाँ मिलाया जाता है वह इस कोलाइड को यहाँ स्थायित करने के लिए मिलाया जाता है। तो ब्रीडिंग आर्क और विद्युत अपघट्य जो विधि है इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है कि ब्रीडिंग आर्क विधि जो है वो कोलाइडों के निर्माण की बताइए। ओके, इसका चित्र जो है अभी मैंने समझाया, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पात्र है, बीच में यहाँ क्या भर रखी है, बर्फ़ भर रखी है और इन दोनों छड़ों को यहाँ स्पार्किंग करवाते हैं, विद्युत आर्क करवाते हैं। तो ये जो परिक्षेपण माध्यम NaOH और KOH का जो विलयन लिया है उसमें इसके कण जो है वो इस तरीके से फैल जाते हैं। ओके, और ये जो बनता है वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन बनता है संबंधित धातु का। ध्यान रखेंगे, यहाँ ये जो छड़ें हैं ये उसी धातु की लेनी है जिस धातु का कोलाइडी विलयन हम बनाने जा रहे हैं। तो इसका चित्र जो है वो भी अच्छी तरीके से आपने समझा है, पीछे मैंने समझाया था अभी। ओके, उसके बाद में देखिए आगे तीसरा प्रकार जो है वो इसका हम देखते हैं पेप्टिकरण। पेप्टिकरण से क्या तात्पर्य है, अपने पास एक ताज़ा बना हुआ अवक्षेप है। ओके, ये अवक्षेप ताज़ा बना हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई विद्युत अपघट्य जो है वो मिला देते हैं, उचित विद्युत अपघट्य हम इसमें मिला देते हैं। तो जैसे ही उचित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, उचित अपघट्य मिलाते ही यह क्या होता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टिकरण कहलाती है। ओके, और ये जो विद्युत अपघट्य हम मिला रहे हैं इस विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं, पेप्टी कारक कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ताज़ा बने अवक्षेप में यदि उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर हम उसे कोलाइडी विलयन में बदलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टिकरण कहलाती है। और जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, पेप्टी कारक कहते हैं। ओके, यानी कि वह विद्युत अपघट्य जिसके द्वारा अवक्षेप को किस में बदला, कोलाइडी विलयन में बदला, उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टी कारक कहते हैं। देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं यहाँ पर अवक्षेप हो गया, इसमें हमने क्या मिलाया, विद्युत अपघट्य मिलाया। ये जो विद्युत अपघट्य है इसको क्या कहते हैं हम, पेप्टी कारक। और जैसे ही विद्युत अपघट्य यानी कि पेप्टी कारक बनाया और मिलाते ही क्या बन गया, कोलाइडी विलयन बन गया। ओके, ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, विलयन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टिकरण कहलाती है। ओके, तो पेप्टिकरण को अपन इस तरीके से सारांश में समझ सकते हैं कि अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन बन जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टिकरण। ओके, देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमने अवक्षेप लिया, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है। ओके, अवक्षेप, और इसमें हमने फेरिक क्लोराइड मिलाया। ये जो फेरिक क्लोराइड है ये क्या काम करता है, पेप्टी कारक का काम करता है। तो जैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड मिलाया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन यहाँ बन जाता है। दूसरा देखिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है उसका अवक्षेप है अपने पास और उसमें हम मिला रहे हैं AgNO3। AgNO3 यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि पेप्टी कारक होगा।
और जैसे ही इसमें हम मिलाते ही AgCl का कोलाइड विलयन बन जाता है। तो इस तरीके से पेप्टिकरण को हम दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये 3 विधियां जो है वो इसमें हम देख सकते हैं। आगे देखिए संघनन विधियां। संघनन विधियां जैसा कि मैंने बताया था कि छोटे कण जो होते हैं, ठीक है, छोटे कण जो होते हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, और इकट्ठे होकर इस तरीके से कोलाइड विलयन बनाते हैं। तो संघनन विधियां जो है वो कुछ निम्न प्रकार से हैं। पहली विधि है अपचयन। अपचयन विधि में क्या होता है कि जैसे AU है, AG है, PT है आदि जो भारी धातुएं होती हैं उनके कोलाइड जो है वो हम इस विधि से बनाते हैं। और यहाँ इनके अपचयन के लिए अपचायक कारक के रूप में हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, टैनिक एसिड है, ये यूज़ में लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे AuCl3 हमने लिया है और क्लोराइड, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड अपचायक के रूप में काम कर रहा है, इसका जल अपघटन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बनता है AU, ये क्या होता है, कोलाइड होता है, सोने का कोलाइड, यानी कि गोल्ड कोलाइड या गोल्ड सोल होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं AU जो है वो AuCl3 है वो किस में बदला, AU में बदला, यानी कि इसका यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन के माध्यम से ये कोलाइड बना है, इसलिए इस विधि का नाम क्या है, अपचयन विधि है। AuCl3 का अपचयन हुआ है, यानी कि Cl विद्युत ऋणी तत्व है और विद्युत ऋणी तत्व का यहाँ निष्कासन हुआ और इस तरीके से ये बना। दूसरा प्रकार देखिए इसका एग्जाम्पल, HAuCl4 जिसे क्लोरोरिक अम्ल भी कहते हैं, इसका अपचयन हो रहा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि AU जो है HAuCl4 जो है उसमें क्या बचा, केवल AU बचा। तो ये जो बना AU का कोलाइड, तो यहाँ पर भी इसका अपचयन हुआ और अपचयन के फलस्वरूप ये कोलाइड जो है वो यहाँ बन जाता है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, PtCl2 का कोलाइड विलयन हमको बनाना है। तो इसका भी हम अपचयन करवाते हैं। तो अपचयन करवाने पर क्या बचता है, PT बचता है और ये जो बनता है वो क्या होता है, PT का कोलाइड। यानी कि हम देख सकते हैं इस अभिक्रिया में PT प्लेटिनम क्लोराइड जो लिया है उसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। क्या हुआ, अपचयन। इसलिए इस विधि का नाम क्या है, अपचयन विधि। तो यहाँ जो PT प्राप्त हो रहा है ये क्या है, PT का कोलाइड विलयन है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए AuCl3, यहाँ AuCl3 हमने लिया है। ओके, तो AuCl3 जो है इसका भी यहाँ क्या हुआ है, जलीय अपघटन और अपचयन के फलस्वरूप ये बन गया है AU में। तो यहाँ इसके अपचयन के फलस्वरूप ये AU में बदला और ये जो बना है वो क्या होता है, AU का कोलाइड। तो यहाँ ओवरऑल हम देख सकते हैं कि अपचयन हो रहा है, इस कारण इस विधि का नाम क्या है, अपचयन। तो इस तरीके से अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनका अपचयन करवा के हम कोलाइड विलयन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो AgCl, तो AgCl जो है वो Ag में कन्वर्ट हो गया, अर्थात Ag कोलाइड बना लिया। यहाँ पर भी इसका क्या हो गया, अपचयन हो जाता है। तो इस तरीके से अपचयन में ये कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अपचयन विधि के द्वारा कोलाइड कैसे बनाए जाते हैं, ये 5 समीकरणें हमने यहाँ देखी। अगला जो है वो दूसरा प्रकार ऑक्सीकरण है। अब इस विधि के अंदर क्या करते हैं कि सल्फर है, सेलेनियम है यानी कि Fe, आयोडीन है आदि अधातुओं के कोलाइड हम इस विधि से बनाते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले H2S और SO2। यहाँ देखिए H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 के साथ क्रिया करती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और S सल्फर का कोलाइड यहाँ बन जाता है। यहाँ आप देख सकते हो H2S जो है, ठीक है, H2S जो है इस तरीके से S में बदल गई, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए। ओके, जिसे हम ऑक्सीकरण कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है और HNO3 है, इन दोनों की क्रिया हम यहाँ करवाते हैं। तो यहाँ सल्फर का कोलाइड बन जाता है। अगेन यहाँ H2S से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, मतलब ऑक्सीकरण, और इस तरीके से केवल और केवल सल्फर बचता है जो प्राप्त होता है सल्फर का कोलाइड विलयन। ओके, अगला जो है वो देखिए
Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोसल्फाइड कह सकते हैं इसे, HCl के साथ क्रिया करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो बन रहा है किसमें, S में, यहाँ ऑक्सीजन निकल गई और Na जो है वो धन विद्युतीय तत्व जो है वो भी निकल गया। तो यहाँ धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो चुका है और यहाँ हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसे हम ऑक्सीकरण कह सकते हैं कि यहाँ से यह सल्फर कोलाइड जो है वो बना लेता है। ओके, बाकी जो है वो निकल जाते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड हमने लिया है और HiO3 लिया है। इन दोनों की क्रिया जब करवाई जाती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, HI जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में, अर्थात आयोडीन का कोलाइड यहाँ बन जाता है। तो ओवरऑल हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये जो कोलाइड है वो बन रहे हैं, इसलिए इस विधि का नाम क्या है, ऑक्सीकरण विधि है। ओके, इस तरीके से हाइड्रोजन सेलेनियम जो है उसका भी देख सकते हैं कि सेलेनियम का यदि कोलाइड हमको बनाना होता है तो उसका ऑक्सीकरण इस तरीके से करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और इस तरीके से ये किस में बदल जाते हैं, सेलेनियम के कोलाइड में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी समीकरण के माध्यम से बता सकते हैं कि किस तरीके से इनका ऑक्सीकरण होता है और किस तरीके से इनके कोलाइड जो हैं वो तैयार होते हैं। अगला प्रकार जो है वो देखिए, उभय अपघटन। इसमें क्या होता है कि जो अविलेय लवण होते हैं जो नहीं घुलते हैं उनके कोलाइडी विलयन बनाने में ये विधि जो है वो काम में ली जाती है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, HgCN यानी कि मरकरी का जो साइनाइड का लवण होता है उसको हम किसके साथ क्रिया करवाते हैं, H2S के साथ। तो यहाँ पर HgS मरकरी सल्फाइड जो है उसका कोलाइड यहाँ पर बन जाता है। ओके, दूसरा देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, ये H2S के साथ क्रिया कर रही है और क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाती है, AS2S3 यानी कि यहाँ पर अविलेय लवण का कोलाइडी विलयन यहाँ बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ उभय अपघटन में दोनों बता सकते हैं कि किस तरीके से मर्क्यूरस सल्फाइड का कोलाइड बना और किस तरीके से आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन हमने यहाँ बनाया। ओके, ये देखिए इस तरीके से। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो प्रकार है इसका एक उदाहरण और भी रह गया, AgNO3 का हमको बनाना। AgNO3 जो है यानी कि सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर हेलाइड का हमें कोलाइड बनाना है। तो यहाँ Agn और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया KX के साथ करवा रहे हैं। X यहाँ हेलोजन है जो I और Br हो सकता है। ओके, अगला देखिए CdO कैडमियम ऑक्साइड जो है, कैडमियम सल्फाइड का कोलाइड हमें बनाना है। तो कैडमियम ऑक्साइड और H2S की क्रिया यहाँ करवाई जाती है और यह अविलेय लवण जो है उसका कोलाइड यहाँ हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से उभय अपघटन में हम अविलेय लवण के कोलाइड विलयन जो है वो बना सकते हैं, जिसकी कुछ समीकरणें हमने यहाँ पर देखी। अगला देखिए जल अपघटन। जल अपघटन में हम मोस्टली आयरन है Fe, क्रोमियम Cr, एल्यूमिनियम जो है, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका कोलाइडी विलयन उनके लवणों के जल अपघटन से हम बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड का आप देख सकते हो कोलाइडी विलयन हाइड्रोक्साइड का बन रहा है। ये देखिए हाइड्रोक्साइड, अपने पास FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है। ओके, अब इस फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करवाया यानी कि जल के साथ इसकी क्रिया हमने करवाई। तो जैसे ही हमने यहाँ FeCl3 का जल अपघटन करवाया यानी कि 3HOH करवाया, तो यह जल अपघटन करवाने पर किस में बदल गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड में। यहाँ हमने क्या कहा, हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन। तो इस तरीके से ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है वो हम बना सकते हैं फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन के द्वारा। ये लवण हुआ किसका, आयरन का, इसका जल अपघटन हुआ ये जल अपघटन। तो हाइड्रोक्साइड जो बना वो किसका बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH3। ओके, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। विलायक के विनिमय द्वारा। विलायक के विनिमय है, इससे क्या तात्पर्य है, देखिए अपने पास एक विलायक A है और एक विलायक क्या है, B है, और एक पदार्थ है अपने पास C। ये C पदार्थ A में तो घुल जाता है
लेकिन बी में जो है वो नहीं घुलता है। लेकिन जब हम ए और बी दोनों विलायकों को मिला देते हैं और अब इसमें जब हम सी पदार्थ मिलाते हैं तो वह इन से बने विलायक में क्या होता है, घुल जाता है, यानी कि विलय हो जाता है। तो ये जो बनता है इसे ही हम कहते हैं विलायक विनिमय द्वारा बना कोलाइड। ठीक है, वापस देखिए इसे, जैसा कि हमने अभी कहा कि जब कोई एक पदार्थ किसी एक विलायक में विलय हो और अन्य विलायक में क्या हो, विलय नहीं हो, और इन दोनों विलायकों को जब हम मिश्रित कर देते हैं, मिश्रित करने पर जो विलायक बनता है उसमें पदार्थ जो है वो डाला जाए तो वह विलयन प्राप्त होता है, यानी कि वो उसमें विलय होता है। और ये जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सल्फर जो है वो एल्कोहल के अंदर विलय हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन सल्फर जो है वो जल में विलय नहीं होता। ओके, सल्फर एल्कोहल में तो विलय हो जाता है लेकिन जल में विलय नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एल्कोहल और जल जो है उनको मिलाकर एक नया विलायक बना लेते हैं, और अब जब हम इसमें सल्फर मिलाते हैं तो ये उसमें मिश्रण बना लेता है, और अब ये जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड विलयन कहते हैं। ओके, देखिए इसे हम समझा सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, सल्फर एल्कोहल में तो क्या होता है, विलय, जैसा कि अभी मैंने बताया, लेकिन जल में विलय नहीं होता, मतलब नहीं घुलता। लेकिन जल और एल्कोहल को मिश्रित हम करते हैं और फिर उसमें कुछ मात्रा में हम सल्फर डालते हैं तो जो बनता है वो क्या होता है, कोलाइड विलयन होता है। तो यह विलायक विनिमय द्वारा हमने बनाया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विलायक विनिमय से बना कोलाइड। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा और शायद आपने भी समझ लिया। आगे अगला जो प्रकार बच गया है वो प्रकार है पदार्थों की वाष्प का द्रव में संघनन। मोस्टली ध्यान में रखेंगे, इस विधि के द्वारा सल्फर और मरकरी जो होते हैं उनके कोलाइड जो है वो बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि पदार्थ जो होता है उस पदार्थ की क्या बनाई जाती है, वाष्प बनाई जाती है, और वाष्प बनाकर उसे किसी द्रव में प्रवाहित किया जाता है, और द्रव में प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। ओके, पदार्थ जो है उसकी वाष्प बना ली और वाष्प बनाकर उसे द्रव में प्रवाहित किया, प्रवाहित करने पर क्या बन जाते हैं, कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लिया हमें पारे की या मरकरी की वाष्प, इसका कोलाइडी विलयन जो है वो हमें बनाना है, तो मरकरी ली Hg, ठीक है, और इसकी क्या बनाई हमने, वाष्प बना ली। ओके, इसे वाष्प के रूप में बदल लिया, और वाष्प लेकर अब हम इसे क्या करते हैं, जल में प्रवाहित करते हैं, और जल में प्रवाहित करने पर जो विलयन बनता है वो विलयन होता है कोलाइडी विलयन। ओके, और ये कोलाइडी विलयन जो है वो कोलाइडी किसका होता है, मरकरी का होता है। तो इस तरीके से मरकरी की वाष्प को हमने द्रव यानी कि जल में प्रवाहित किया और मरकरी कोलाइड जो है वो बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम इस विधि के द्वारा यानी कि वाष्प संघनन विधि द्वारा बना सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने कोलाइडी विलयन जो था उसका तीसरा वर्गीकरण जो था उसे डिटेल से देखा। मिसेल निर्माण क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, साबुन की शोधन क्रिया वो जो थी वो भी देखी, और कोलाइडी विलयन जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनकी अलग अलग विधियां हमने एग्जाम्पल सहित अच्छी तरीके से डिटेल से आज के सेशन में डिस्कस की। ओके, तो आज का जो वीडियो है उसे आप अच्छी तरीके से समझें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू।